नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। और मैं आपसे मिला करता हूं साइंस सब्जेक्ट के साथ में। आज हम साइंस के ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एक टॉपिक परावर्तन से संबंधित है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो आपको देखने को मिले होंगे। तो बिना देर की हम बढ़ते हैं आपके रिफ्लेक्शन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। और आपके समक्ष जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके सामने जो चार माध्यम दिए गए हैं फॉर मीडियम्स आपके सामने है। आपको बताना है यहाँ पे कि जो प्रकाश है ये प्रकाश सबसे तेज इनमें से किसमें चलता है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। तो हमने स्टार्ट एक क्लास में पढ़ा था कि जो प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है वो किसमें होता है, आपके निर्वात में होता है। बिल्कुल सही बात है कि किसमें होता है, आपके निर्वात में होता है। और कितना होता है ये भी जान लो तो ध्यान रखना आप 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है। और किसमें होता है तो आपने कहा ये होता है निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर ऑप्शन में आपको इसको किलोमीटर में दे रखा हो तो इस तरीके से भी लिखा हो आपको ये मिल सकता है कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये भी सही है। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में जो वक्त लगता है वो कितना लगता है, तो ध्यान रखना वो वक्त लगता है आपका 8 मिनट। कितना, 8 मिनट 16.6 सेकंड। कितना लगेगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड। और इन शॉर्ट आप कहो तो कह सकते हो कि टोटल कितना टाइम लगता है आपको, 8 मिनट जो है सनलाइट को पृथ्वी पे आने में लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा जो आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और अगर ये कह दे कि ध्वनि का वेग, किसका, ध्वनि का जो वेग है वो निर्वात में कितना होता है, तो आप कहेंगे निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0, क्योंकि ध्वनि बिना किसी मीडियम के, क्या, ध्वनि बिना किसी मीडियम के संचरण नहीं करती है, बिना किसी मीडियम के संचरण नहीं करती है। ध्वनि को कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए, जबकि प्रकाश के पास अगर कोई मीडियम नहीं है तो इसका वेग सर्वाधिक होगा, जो कितना होगा, आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है, कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है। ये क्वेश्चन आपके आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बड़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपसे बात कर लूं इस दीप्त की कि दीप्त क्या होता है, और इसका एक अपोजिट वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, अदीप्त। क्या, दीप्त और अदीप्त। तो ध्यान रखना दीप्त वो होते हैं जिनके पास, क्या लिखेंगे आप, जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, वो क्या होते हैं आपके दीप्त होते हैं। और अदीप्त या फिर कहूं तो इसी को आप प्रदीप्त भी कह सकते हो, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके परावर्तन से, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण चमकते हैं। क्या होते हैं, परावर्तन के कारण चमकते हैं। खुद का प्रकाश क्या नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं होता, इनके पास क्या नहीं होता, खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के तौर पे आप देख लीजिए अब कि पहला ऑप्शन दे रखा सूर्य, ये आपका सबसे बड़ा दीप्त पिंड है या फिर कहूं तो दीप्त वस्तु है, क्योंकि इसके पास खुद का प्रकाश है। फिर मैं बात करूं विद्युत लैंप, बिल्कुल खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती खुद का प्रकाश है। लेकिन आपका जो लास्ट ऑप्शन है लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीप्त वस्तु कौन नहीं है, आपका चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है। तो फिर चंद्रमा तो रात को चमकते हुए दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। किससे, सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं उनका परावर्तन, उनका
परावर्तन होता है किससे, तो आपके चंद्रमा से होता है, और वो परावर्तन होने के बाद में वो चीज आपको दिखाई देता है। कौन? आपका चंद्रमा दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो अदीप्त या फिर कहूं तो जो दीप्त वस्तु नहीं है वो कौन है? आपका चंद्रमा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ता हूं अगली क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार, आपने पढ़े थे परावर्तन के नियम, एसएससी 2017 का क्वेश्चन है भाई साहब, किसका? एसएससी का क्वेश्चन है। और कह रहा है कि परावर्तन के नियमानुसार इनमें से कौन सा कथन है वो सही है या नहीं है, आपको ये बताना है। पहले हम बात कर लेते हैं परावर्तन के नियमों की। दो नियम आप पढ़े थे। एक नियम तो ये पढ़ा था पहला कि परावर्तन में जो आपतन कोण बनता है, कौन सा? आपतन कोण, ये बराबर होता है किसके? आप कहेंगे परावर्तन कोण के बराबर। किसके कोण के बराबर? परावर्तन कोण के बराबर। इन शॉर्ट आपने लिखा था कि एंगल आई जो होता है, कोण आई जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, वो किसके बराबर होता है? आपका एंगल ऑफ आर के बराबर। किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एक नियम तो आपने ये पढ़ा था। दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा था कि एक तो आपका आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, एक तो आपकी आपतित और परावर्तित, आपतित, परावर्तित और अभिलंब, ये कहां होते? आप कहेंगे एक ही तल पर। कहां होते? एक तल पे होते। ये आपने दो परावर्तन के नियम पढ़े थे। अब यहां फोकस करना क्या क्या लिखा स्टेटमेंट में। पहला कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है। जी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि आपतन कोण तो परावर्तन कोण के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। इनका रेशियो कितना आता है? 1 आता है। ये हम बात कर चुके थे। दूसरा, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर नहीं हो, सॉरी, ना तो छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? आपका सही रहने वाला है कि आपका जो आपतन कोण है ये सदैव किसके बराबर होता है? आप कहेंगे हमारे परावर्तन कोण के बराबर। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों कोण, सॉरी, दोनों कोण सदैव असमान नहीं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? एनडीए का जो एग्जाम था 2018 का, उसमें पूछा गया है। आपको यहाँ पे समतल दर्पण से संबंधित नीचे कुछ बातें लिखिए। आपको बताना है कि इनमें से समतल दर्पण से संबंधित कौन सा रहने वाला है। पहला कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी शून्य होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है कि दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से थोड़ा कम होता है। नहीं, वस्तु के आकार से थोड़ा कम नहीं होता, बल्कि वस्तु के आकार का ही बनता है। आकार का ही बनता है। दोनों क्या होते हैं? आप कहेंगे दोनों कैसे बनेंगे? समान बनेंगे, है ना। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है प्रतिबिंब आभासी। बिल्कुल सही बात है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कह रहा है सीधा, बिल्कुल सीधा बनता है। चौथा कह रहा है पार्श्वत उल्टा, बिल्कुल पार्श्वत उल्टा होता है। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि एक तो आभासी बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है, पार्श्वत उल्टा। मतलब इसमें क्या हुआ कि आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है वो क्या दिखाई देगा आपको? आपका राइट साइड दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको आपने कहा था कि हम इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हो? पार्श्व परिवर्तन कहते हो। और इसे ही आप क्या कह देते हो? इन्वर्सन कह देते हो। फिर कह रहे हैं नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है, ना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे हम। यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखना आप, और कह रहा है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। किसके उदाहरण है? आपके गोलीय दर्पण के उदाहरण है। किसके दर्पण, कौन से दर्पण के उदाहरण? आपके उत्तल और अवतल। आप कहेंगे ये हमारे गोलीय दर्पण के उदाहरण है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस लंबाई, क्या? फोकस लंबाई, या फिर आप कह सकते हो फोकस दूरी
+15 है, कितनी है +15, तो ये है। पहले हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की या फिर कहूँ तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी की। तो आप लोगों ने 10th क्लास में एक चीज इस तरीके से कुछ पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन आरआरबी 2018 का है। आपने कुछ इस तरीके से इसमें कि मुख्य अक्ष खींची होगी और आपने ये कहा था कि इसमें इस तरफ आने वाली जो दूरियां है वो सब क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। यहां से जो ऊपर की तरफ जो दूरियां होगी वो क्या होगी, आपने कहा धनात्मक होगी। यहां से जो नीचे की तरफ जो दूरियां होगी वो आपने कहा ऋणात्मक होगी। फिर आपने कहा कि जो इस तरफ की जो दूरियां होगी वो क्या होगी, आपकी धनात्मक होगी। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे नोट करना, बात किस दर्पण की कर रहा है कि यहाँ पे धनात्मक दूरी होगी, तो ध्यान में रखना जो आपका अवतल दर्पण होता है, कौन सा, अवतल दर्पण, नोट कर लेना भाई। जो अवतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी जो फोकस दूरी है या फिर कौन फोकस लंबाई है, ये हमेशा कैसी होगी, आप कहेंगे ये हमेशा होगी ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। फिर अगले एक लाइन और ध्यान में रखना कि आपका जो उत्तल दर्पण है, कौन सा, उत्तल दर्पण, उसकी जो फोकस दूरी है, उसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी, ये क्या होगी, हमेशा आप कहेंगे ये होगी आपकी पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और ये क्या होगी आपकी यहाँ पे नेगेटिव होगी। अब आप यहाँ पे नोट करना कि ये क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो बड़ी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव किसकी होती है, तो आपने कहा कि पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण की। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है इसकी जो एफ होती है, फोकस दूरी होती है, ये ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अवतल की एफ कैसी होती है, आपने कहा इसकी होती है आपके नेगेटिव। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव दे रखा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ये यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में सही संबंध है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपका जो वक्रता त्रिज्या है, जो कर्वेक्चर है या फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेक्चर है, वो और उसकी फोकस दूरी में यहाँ पे क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो एक चीज आप इधर देखिएगा कि आपके ये इस तरीके से आपने बनाए होंगे, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इसमें आपने ये मुख्य अक्ष को खींच दिया, इसमें आपने ये मुख्य अक्ष को खींच दिया। उसके बाद में अगर इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में, परावर्तन होने के बाद में, ये हमने कहा कि इसके समांतर किरण आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, वापस जो है वापस क्या होगी, इस तरीके से निकल जाएगी, है ना। और एक और हम अगर यहाँ पे यही करते हैं कि एक और आप इस तरीके से लेके आते हो, यहाँ पे एक और प्रकाश की किरण आप लेके आते हो और ये भी क्या होती है, यहाँ से इस तरीके से निकल जाती है। ये चीज आप बनाए थे। अब अगर ये जिस बिंदु पे आपके मुख्य अक्ष को कट कर रही है, उसको आप क्या कहते हो, फोकस कह देते हो। उसे क्या कह देते हो, तो उसे आप फोकस कह देते हो। और ये जो आपका पॉइंट था, इसको आपने क्या कहा था, दर्पण का ध्रुव कहा था, जिसको आपने P से लिखा था। तो फोकस और P के बीच की जो दूरी है, फोकस और P के बीच की ये जो दूरी है, ये वाली, इसको आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा था फोकस दूरी। इसको आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा था फोकस दूरी। और इसके अलावा इसका जो पूरा जो सेंटर है, यहाँ पे जो C लिखते थे आप, ये इसको आपने क्या कहा था, इसको आपने कहा था वक्रता केंद्र। इसको आपने क्या कहा था, वक्रता केंद्र कहा था। और आपके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की दूरी को आपने क्या कहा था, कैपिटल लेटर R वक्रता त्रिज्या कहा था। ये चीज आपको याद होगी। अब यहां से आपसे ये पूछा कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो ध्यान में रखना आपका जो टोटल R होता है, आपका जो टोटल R होता है, टोटल वक्रता जो त्रिज्या होती है, इसकी आधी, इसका हाफ अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, फोकस दूरी मिलेगी। क्या मिलेगी, फोकस दूरी मिलेगी। इन शॉर्ट में इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इन शॉर्ट में मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू
R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2F, R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2F। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब मैच कर लो, यहाँ पे मैच कर लो कि कौन सा है, तो R इज इक्वल टू F नहीं हो सकता, 3F नहीं हो सकता। ये रहा हमारा संबंध, ये रहा हमारा संबंध कि आपका जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी का डबल होता है और फोकस दूरी आपके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये संबंध यहाँ पे सही स्थापित होगा, मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये एनडीए 2020 का क्वेश्चन आपके सामने था। अगला क्वेश्चन की बात कर लो और कह रहा है कि वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। यहाँ पे पश्चिम दृश्य का मतलब है साइड मिरर। कौन सा मिरर? आप कहेंगे साइड मिरर। और ये आपसे कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में जो गाड़ियां होती है उन गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा रहता है उस साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए कौन सी, एनडीए 2018, एसएससी सीजीएल 2017। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। अब कौन सा लेंस या सॉरी कौन सा दर्पण आप यूज करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसके पीछे जो भी लेंस या सॉरी जो भी दर्पण यूज करेंगे उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो कैसा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी उसमें क्या होनी चाहिए, वो बिंब से क्या होना चाहिए, बिंब से छोटा बनना चाहिए, बिंब से छोटा बनना चाहिए। जो बिंब बना है उससे क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। अगर तीनों क्वालिटी कोई किसी दर्पण में तो वही काम में यहाँ पे आने वाला है। और ये तीनों क्वालिटी यहाँ पे किस में देखने को मिलेगी, आपको उत्तल दर्पण में देखने को मिलेगी। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है कि इसको वरीयता हम क्यों देते हैं, तो इसको वरीयता देने का कारण यही है कि एक तो क्या करता है, पीछे का जो लार्ज एरिया है, पीछे का जो लार्ज एरिया है उसकी पूरी इमेज बनाता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा ये कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। ये दो चीजें हैं ताकि जो गाड़ी पीछे आ रही है, कोई बड़ी गाड़ी भी आ रही है तो साइड मिरर में क्या दिखे, छोटी दिखे। इसके लिए क्या किया जाता है, आपके इस दर्पण का यूज यहाँ पे किया जाता है। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा है कि आंख, कान, नाक तथा गला, इनका निरीक्षण करने के लिए, इनका एग्जामिनेशन करने के लिए, इनका टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स किस दर्पण का उपयोग करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो उसी दर्पण का यूज करेंगे जो क्या बनाता हो, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, उससे जो बिंब है बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए ताकि वो आसानी से उस चीज को एग्जामिनेट कर सके। तो ये कैपेसिटी, ये क्वालिटी आपके किस में होती है, सॉरी अवतल दर्पण में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है वो किसके काम में आता है, आपके डॉक्टर्स से द्वारा यूज में लिया जाता है आपके नाक, कान, आंख, गला वगैरह का एग्जामिनेशन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। क्योंकि ये क्या करता है, बिंब से बड़ा क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है ताकि डॉक्टर इनके आंतरिक भागों को क्या कर सके, तो आपके स्पष्ट देख सके। इसके लिए ऐसा किया जाता है। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ पे। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो पहले मैं आपको इस सघन और विरल माध्यम के बारे में थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, तो नोट करना या फिर समझना या देखना आप इसकी तरफ कि आपसे कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की बात यहाँ पे की जा रही है ना, सघन से विरल माध्यम में जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी सघन माध्यम से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो आपका M1 है, M1 का मतलब यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है, माध्यम एक है, जो कैसा है, हमने कहा कि ये कैसा है, सघन माध्यम है। कैसा है, सघन माध्यम है।
दूसरी तरफ का जो मीडियम है मैं कह देता हूं कि ये M2 है। M2 का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने कहा ये विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। ये प्रकाशिक किरण क्या कर रही है? जो प्रकाशिक किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और यहाँ पे आप सब जानते हो कि ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कह देंगे यहाँ पे अभिलंब कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कह देंगे? यहाँ पे अभिलंब कह देंगे। आपने कहा कि ये यहाँ पे एक अभिलंब हमने खींच रखा है। और हम आगे एक काम और कर ले इसके साथ में ही, आगे हम एक काम और कर ले इसके साथ में ही, कि जैसे ही कोई प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो हम जानते हैं कि वो अपने पथ से क्या हो जाती है? थोड़ा सा विचलित हो जाती है। अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपना उसका जो पथ है, जिस पथ से वो चलती आ रही है, उससे थोड़ा सा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और ये घटना क्या कहलाती है? तो आप सब पढ़ के आए हो 10th क्लास में कि ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन हम इस घटना को कह देते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। यहाँ पे एक ये ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। क्या करती है? अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। और अगर ये विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसको एक इस तरीके से ट्रिक से ध्यान में रखिएगा आप, कि जैसे मान के चलो आप बाइक पे चल रहे हैं, आप बाइक पे चल रहे हैं, और मैं यूं कहूं, मैं इसके साथ में आपसे यूं कहूं कि आप बाइक पे चल रहे हैं और आपके सामने ये जो है, आपके सामने ये एक रोड है। इस तरीके से हमने कहा ये रोड है इस तरीके से, और ये रोड जो है वो क्या है? सिंगल है। रोड क्या है? सिंगल है। आप यहाँ बाइक पे जा रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक से आपको सामने से भी कुछ गाड़ियां आ सकती है, कुछ गाड़ियां आप जानते हैं पीछे से भी आ सकती है। और आपका दोस्त बैठा है आपके पीछे, अपने हाथों को ऐसे फैलाए हुए रखा है, ऐसे फैलाए हुए रखा है, तो पॉसिबल थोड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप चले गए एक बड़ी सड़क पे जो इस तरीके से बहुत चौड़ी रोड है, और इसके साथ में आपको पता है कि ये डबल है। डबल होने का मतलब है कि एक साइड से ही गाड़ियां जाएगी, इधर से ही केवल क्या होगी? गाड़ियां जाएगी, और इधर से इस तरीके से आ रही है ना, और इधर से ये जा रही है। तब आपका दोस्त आसानी से हाथों को ऐसे फैला सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में जाएगा, जैसे वो मार्केट में घुसेगा, तो उसको अपने हाथों को पास में लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या है? भीड़ है। क्या है वहां पे? भीड़ है। भीड़ होने का मतलब वो माध्यम कैसा है? आप कहेंगे वो माध्यम है हमारा सघन, है ना। वो हमारा माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम है तो अपने आप को अभिलंब मान लीजिए, और आपके हाथों को प्रकाश की किरणें मान लीजिए। जैसे ही आप जो है किसी भीड़ वाले इलाके में जाएंगे तो जो आपकी प्रकाशिक किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जैसे विरल माध्यम में जाएंगे जहां पे भीड़ थोड़ी कम है, ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? ऐसे हवा में लहराने लगेगी, यूं कहूं तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ऐसा ही कुछ देखने को हमें यहाँ मिलता है कि जब प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये जो अभिलंब है इससे थोड़ा क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। और ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का, इसको हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। आप इसे क्या कह देंगे? प्रकाश का अपवर्तन कह देंगे। लौटते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, लौटते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या फिनोमिना होगा? इसकी चाल बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर
हट जाती है। और आगे वाला देखना, इसकी चाल जो है वो बढ़ जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसकी चाल घट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और इसकी चाल घट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे नोट करना कि ये क्या कर रहा है, सघन माध्यम है, और सघन से किस में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। अगर विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण तो इसके बीच में, आप भी जानते हो मैं यहाँ कह रहा हूं कि ये सघन माध्यम है, मैंने कहा कि ये क्या है, एक, मैं यूं कहूं कि ये एक आपका क्या है, सघन माध्यम है। और सघन माध्यम का मतलब पानी या फिर किसी भी चीज के बहुत सारे से पार्टिकल्स होना, वो क्या होता है, आपका सघन माध्यम होता है। अब कोई प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो उसमें इतनी सारी चीजों से टकरा कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसकी चाल थोड़ी क्या होगी, कम होगी। और विरल माध्यम है मतलब प्रकाश के सामने ये जो पार्टिकल्स है ये दूर दूर होंगे, तो इसकी चाल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि इसकी चाल बढ़ जाएगी और अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कब, जब ये सघन माध्यम से विरल में जाएगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही होगा। ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस प्री एग्जाम का क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला या ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो ध्यान में रखना, किसके कारण, प्रतिबिंब के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, आपके अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण, एक तो आपको अगर किसी ग्लास है, कोई ग्लास है कांच का, उसमें पानी भरा हो, उसमें अगर आपने इसे पेंसिल डुबा रखी हो या कोई लकड़ी की छड़ी स्केल डुबा रखी हो, तो आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। किसके कारण, आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला, आपके प्रकाश का अपवर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है या होती है। देखो क्या कह रहा है, हम पहले बात की अभी कुछ देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी, और लिखा है आपके सामने कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो बिल्कुल सही है, ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय से पूर्व सूर्योदय दिखाई देना, ये भी किसके कारण? आपके अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, नहीं, ये अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ये अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ऑप्शंस देखना, तो पहला ही है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये अपवर्तन के कारण नहीं होता। ये ऊपर वाले दोनों किसके कारण होते हैं? आपके अपवर्तन के कारण होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? एनडीए 2020 का क्वेश्चन है। तो नोट करना, ये जो पुतली है ये क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और आपका कॉर्निया क्या है? ये बाहरी परत है। ये क्या है? आपकी बाहरी परत है। रेटिना, ये इसको आप और दूसरे नाम से भी क्या बुला सकते हो? आपके रेटिना को आप इसको दृष्टि पटल भी कहते हो। इसको आप क्या कहते हो? आप इसको दृष्टि पटल बोल सकते हो हिंदी में, या फिर कहूं तो इसको आप दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? दृष्टि पटल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? आपके रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? आपके रेटिना पे बनता है। और उसके आगे की मैं बात करूं, आइरिस क्या है? तो आइरिस का मेन काम क्या है? आंखों को रंग देना। क्या करना? आंखों का रंग यही देती है। वर्तमान में एक ट्रेडिंग में चल रही चीज है मोनालिसा। क्या है? मोनालिसा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक्चुअलिटी में उसकी आंखों की जो सुंदरता है वो किसके कारण है? वो किसके कारण है? पुतली के कारण नहीं, कॉर्निया के कारण नहीं, रेटिना के कारण नहीं। वो किसकी है? उसकी आइरिस है। वो क्या है? उसकी आइरिस है, जो ब्राउनी कलर की, वो क्या है? उसकी आइरिस का कलर है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। किसी भी व्यक्ति की आंखों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? उसकी आइरिस पे डिफाइन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसे क्या कहेंगे आप? कॉर्निया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप? कॉर्निया कहेंगे, या इसी को स्वच्छ मंडल कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है? आपका रेटिना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ लेता हूं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए पहली बार कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? तो देखना जरा, ये आपका स्पेक्ट्रम क्या चीज थी? आपका
स्पेक्ट्रम क्या चीज थी। इस तरीके से एक ये ट्रायंगल था जिसपे आपके एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। क्या था? आइजैक न्यूटन। उन्होंने इस पे क्या किया, इस तरीके से प्रकाश की किरणों को डाला। क्या किया? प्रकाश की किरण को डाला और उन्होंने देखा कि इससे जब प्रकाश की किरण वापस बाहर निकलती है तो कितने कलर में डिवाइड हो जाती है। तो कहा कितने में? तो आप कहेंगे 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कितने में? 7 कलर में ये डिवाइड मिलती है। ये क्या था? प्रकाश का स्पेक्ट्रम था। तो सबसे पहले प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। कौन थे आपके? आइजैक न्यूटन थे। कौन थे आपके? आइजैक न्यूटन थे। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना। लॉर्ड रेले किससे संबंधित है? तो आपके ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि तरंग से संबंधित है। सीवी रमन तो आपके कौन थे? ये रमन प्रभाव के खोज करता। किसके? रमन प्रभाव के खोज करता कौन थे आपके? सीवी रमन। रमन प्रभाव के खोज करता, रमन प्रभाव के खोज करता। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इनकी इस खोज के कारण ही इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और 28 फरवरी प्रतिवर्ष, कब? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे कि प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है आपके विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? आपके विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान में आप यहां से रखना। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस आपके प्रति फरवरी 28 को मनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बड़ी एग्जाम में या फिर छोटे एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। ऐसी क्लासों के साथ में बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर दिन आपके सामने मैं खड़ा होता हूं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और कोशिश करता हूं अच्छी से अच्छी व्याख्या करने की। जय हिंद।